ऑक्शन पर सरकार की बढ़ी मुश्किल। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएसपीएल को आवंटित 2 कोल ब्लॉक की नीलामी से रोका। मजबूत ग्लोबल संकेतों के दम पर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी कायम। सेंसेक्स करीब 250 पॉइंट चढ़ा। निफ्टी भी 8,600 के पार निकला। मिड कैप शेयरों में भी जोश जारी। दुनिया के दिग्गज ब्रोकिंग फर्म्स ने दिल्ली चुनाव को केंद्र सरकार के लिए बताया वेकअप कॉल। दिल्ली में आपकी बड़ी जीत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को आत्ममंथन करने की दी हिदायत। देश में कारोबार करना आसान बनाने के लिए एक्शन में आई मोदी सरकार। कैबिनेट सेक्रेटरी ने वित्त और वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों से की अहम बैठक। नैसकॉम के आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट टारगेट घटाने के बावजूद आईटी कंपनियों का भरोसा कायम। दिग्गज कंपनी टीसीएस ने कहा गाइडेंस से बेहतर प्रदर्शन दिखाने की उम्मीद। दिल्ली जीतने के बाद काम पर लगे केजरीवाल। वेंकैया नायडू राजनाथ के अलावा राष्ट्रपति से की मुलाकात। मुख्य सचिव से मांगा घोषणा पत्र पर एक्शन प्लान। नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति से सरकार को लेकर जल्द फैसला लेने की गुहार की। उधर पटना हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार को दिया झटका। जेडीयू के विधायक दल के नेता की नियुक्ति पर लगाई रोक। और स्पाइसजेट ने लॉन्च किया ट्रेन से भी सस्ते किराए का ऑफर। 1 जुलाई से 24 अक्टूबर के बीच सफर करने के लिए महज 599 रुपए में मिलेगी घरेलू उड़ान की टिकटें, लेकिन 13 फरवरी तक बुक करानी होगी अपनी सीट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़े उससे पहले कुछ और हेडलाइंस। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में एफएसआई बढ़ाने का किया फैसला, लेकिन जानकारों की राय मुंबई में बढ़ सकते हैं प्रॉपर्टी के दाम। चुनावों में ही नहीं सोशल मीडिया में भी आपने बीजेपी को चटाई धूल। बेहतरीन स्ट्रैटेजी की बदौलत आपकी तारीफ करने वालों की बढ़ी तादाद। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी डीएलएफ को राहत। सीसीआई के ऑर्डर पर रोक लगाने से किया इनकार। और गरमाया लग्जरी कार बाजार। मर्सिडीज बेंज ने लॉन्च किया नई सी क्लास सेडान का डीजल वेरिएंट। कीमत 40 लाख रुपए से शुरू। सरकार के कोल ब्लॉक ऑक्शन प्रोग्राम को झटका लग सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को कहा है कि वो जेएसपीएल को आवंटित 2 कोल ब्लॉक की नीलामी न करे। साथ ही इन दोनों कोल ब्लॉक से निकलने वाले कोयले का इस्तेमाल कैसे हो, इस बारे में सरकार के फैसले पर भी रोक लगा दी गई है। इस फैसले से ऐसे ही मामले में कोर्ट का रुख कर चुकी भूषण स्टील और दूसरी कंपनियों को भी राहत मिल सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, हाईकोर्ट का ये फैसला कोल ब्लॉक ऑक्शन को किस तरह का झटका दे सकता है? देखिए, ये एक बड़ा झटका हो सकता है। सबसे पहले तो जेएसपीएल को इससे राहत मिली। जेएसपीएल ने अभी अपना बयान जारी कर कहा कि वो सुप्रीम हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करती है और उम्मीद है कि टेक्निकल कमेटी हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक समीक्षा करेगी और उन्हें राहत देगी। लेकिन इस फैसले के बाद जिस तरह की उम्मीद जेएसपीएल लगा रखी है, उसी तरह की उम्मीद दूसरी कंपनियां भी लगाएंगी जिनके कोल ब्लॉक एंड ऑफ यूज में परिवर्तन की वजह से पावर सेक्टर के पास चले गए हैं। तो हो सकता है कि अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद दूसरी कंपनियां भी हाईकोर्ट में गुहार लगाएं और उन्हीं आधार पर, जिन आधार पर जेएसपीएल को राहत दी गई है, उन्हीं आधार पर राहत देने की मांग करें। तो अभी तो सिर्फ 3 ब्लॉक की बात है, B1 और B2 जो कि उड़ीसा में है, और यहाँ पे पालमा जो छत्तीसगढ़ में ब्लॉक है, दोनों के लिए बात की गई है। लेकिन अगर बाकी कंपनियां आती हैं तो 3 ब्लॉक से और ज्यादा कुल ब्लॉक होंगे जिसको ऑक्शन की प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। फिर ऐसे पूरे जो ऑक्शन की प्रक्रिया है, जिसको अब तक सरकार काफी पारदर्शी बताती रही है, काफी इंडस्ट्री फ्रेंडली बताती रही है, उनको एक झटका लग सकता है। क्योंकि इस पूरे मामले में सरकार की जो दलील थी कि हमने कोल ब्लॉक के एंड यूज यानी उसके इस्तेमाल की जो थी बातें, पहले स्टील सेक्टर को इस्तेमाल करना था, अब उसको बदल करके हमने पावर सेक्टर को दिया है क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी की जरूरत है। उस दलील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी के नाम पर स्टील कंपनियों से उनका कोल ब्लॉक छीनकर आप किसी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन है। ये दलील दूसरे कोल ब्लॉक पर लागू किया जाएगा तो ये पूरे ऑप्शन प्रक्रिया को एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है। जी लक्ष्मण, सरकार के पास अब क्या ऑप्शन है? उनका अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, अभी सरकार की तरफ से औपचारिक तौर से कुछ नहीं कहा गया है कि हम अगला कदम क्या उठाएंगे, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे 3 है। सबसे पहला ऑप्शन तो यह है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर को पहले अभी अध्ययन किया जा रहा है टेक्निकल कमेटी की ओर से, फिर मंत्री के सलाह मशविरा के बाद देखा जाए क्या इससे बचने का कोई तरीका है ताकि ऑक्शन की प्रक्रिया बदस्तूर चलती रहे और इसके हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक उसमें पर्याप्त सुधार किया जाए। दूसरा तत्काल जो राहत पाने का उपाय हो सकता है वो है कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, सुप्रीम कोर्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट से राहत ले आए। अगर इन सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है तब
वाकई सरकार को अपने पूरे ऑक्शन प्रक्रिया को बदलना होगा। यानी ऑक्शन प्रक्रिया को बदलना पड़ा तो ऑक्शन की जो तारीख है, जो 14 तारीख से सरकार चाहती है कि ऑक्शन शुरू किया जाए, उसमें देरी हो सकती है। और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का ही जो ऑर्डर है कि आपको 31 मार्च तक सारा कुछ दुरुस्त कर देना, ऑक्शन कर देना है, कोल ब्लॉक को ट्रांसफर कर देना है, तो वो डेडलाइन पूरा करना भी सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है। हालांकि इस बारे में जब ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल से सवाल पूछा गया, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना था। We respect every judgment of the court, and I'm sure the department will be assessing what they have to do next in the matter. बजट उम्मीदों में बाजार इससे पहले आगे बढ़े। लक्ष्मण, आपका शुक्रिया। बाजार लगातार दूसरे दिन मजबूती के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स जहां 250 पॉइंट तक उछला, वहीं निफ्टी 8,600 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। आज की तेजी में मेटल, कैपिटल गुड्स और बैंकिंग शेयरों ने सबसे ज्यादा योगदान दिया। छोटे मझोले शेयरों में भी आज रौनक रही, लेकिन दिन भर का कारोबार कैसा रहा, ये बता रहे हैं CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। 7 दिनों की कमजोरी के बाद कल भारतीय बाजार उतार चढ़ाव के बीच पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहे और आज फिर से गैप से अच्छी पॉजिटिव शुरुआत की भारतीय बाजारों ने। अच्छी बात यह रही कि दिन के दौरान पूरे दिन भारतीय बाजार हरे निशान में बने रहने में कामयाब रहे। स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे बाजार ऊपर की तरफ चढ़ते हुए दिखे। लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन ऐसा था जब आखिरी 1 घंटे में बाजारों में मजबूती का रुझान बरकरार रहा। पूरे दिन भर निफ्टी ने 8,600 के लेवल को लगभग होल्ड किया और फाइनली 0.1% की मजबूती। लेकिन दिग्गजों के मुकाबले में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की मजबूती काफी जबरदस्त थी। मिड कैप इंडेक्स पर नजर डालिए, लगभग 2% की तेजी के साथ मिड कैप इंडेक्स बंद होता हुआ दिखा और स्मॉल कैप शेयरों में सुबह से जबरदस्त खरीदारी होती हुई नजर आई और यहां पर भी क्लोजिंग बेसिस पर आप देखें तो एक अच्छी 1.5% की मजबूती बनी और यही वजह थी कि बढ़ने वाले शेयरों की तादाद काफी बेहतर थी कमजोर शेयरों के मुकाबले में। लगभग 950 शेयर पॉजिटिव, वॉल्यूम्स 2.5 लाख करोड़ के आसपास आज दर्ज किए गए। मेटल शेयरों ने आज लीड किया तेजी को। जेएसपीएल के लिए एक दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से पॉजिटिव फैसला आया गया जिसमें 2 कॉल ब्लॉक्स पर सरकार को फिर से विचार करने के लिए कहा गया और उसके बाद स्टॉक पर 6% की मजबूती बनती हुई दिखी। टिस्कोर्स, स्टरलाइट भी मजबूत थे। इनके अलावा पीएसयू बैंक्स काफी मजबूत थे। सिंडिकेट बैंक ने शानदार नतीजे पेश किए तो यहां पर 10% की तेजी बनी। बीओबी और पीएनबी भी ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। वहीं प्राइवेट बैंक्स भी पीछे नहीं थे। एक्सिस, इंडसइंड, आईसीआईसीआई और कोटक जैसे दिग्गजों में आज खरीदारी थी। फार्मा शेयरों में, खासतौर से मिड कैप फार्मा शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली और औरोबिंदो और वोकहार्ट 7% ऊपर जाकर बंद हुए। पावर शेयरों में एक रिकवरी आज लौटती नजर आई। एनटीपीसी ने इसे लीड किया लेकिन सीएससी और अदानी पावर जैसे छोटे शेयरों में बड़ी उछाल बनी 6% की। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में भी इतने दिनों से चल रही गिरावट पर आज लगाम लगी। एचपी, बीपी, आईओसी पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहे। वहीं खबरों के दम पर एक्शन दिखा। एनबीसीसी, यहाँ एक बड़े ऑर्डर की खबर थी। वहीं सुजलॉन में यहाँ पर सन फार्मा ग्रुप के प्रोमोटर्स के साथ किसी तरह की टाई अप होने की या जॉइंट वेंचर की खबरों के चलते या स्टेक सेल की खबरों के चलते स्टॉक पर पॉजिटिव रुझान दिखा। फोर्टिस हेल्थकेयर में आज सुबह कुछ बड़े सौदे होते नजर आए और उसके बाद स्टॉक 20% के ऊपरी सर्किट पर जाकर बंद होता नजर आया। इसके अलावा एक्शन दिखा खासतौर से नतीजों के लिहाज से। कल बाजार बंद होने के बाद कुछ बेहतरीन नतीजे आते दिखे। ईएनआईएल 10% ऊपर, कैपिटल फर्स्ट, जेके पेपर ने भी अच्छे नतीजे पेश किए। इनके अलावा एमएम फोर्जिंग, जेन इरिगेशन जैसे शेयरों में, नेल्को में भी अच्छे नंबर्स नजर आए। कमजोर नतीजों का असर दिखा। जेपी एसोसिएट एक बार फिर से निराश करता हुआ। एसआरएफ और रेडिको खेतान ने भी कमजोर नतीजे पेश किए कल बाजार बंद होने के बाद। वहीं आज नंबर्स के लिहाज से एनसीसी और रिको इंडिया, ये 2 स्टॉक ऐसे थे जो 20% के ऊपरी सर्किट पर जा पहुंचे दमदार नंबर्स के बाद। एस्कॉर्ट्स 4% ऊपर रहा। वहीं प्रकाश इंडस्ट्रीज, फैक्ट बेरिंग्स और गोदरेज इंडस्ट्रीज के नंबर भी पॉजिटिव थे। कमजोर नतीजों का जिक्र करें तो दीपक फर्टिलाइजर, पीएफसी और सोनाको, इन 3 शेयरों ने आज नतीजों के लिहाज से बाजार को निराश किया। निफ्टी पर दमदार प्रदर्शन करने वाले शेयरों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, एलएनटी जैसे दिग्गज शामिल थे। वहीं कुछ डिफेंसिव, टेक महिंद्रा और एशियन पेंट्स भी। वहीं कमजोर शेयरों का जिक्र करें तो भेल ने आज निराश किया क्योंकि कल यहाँ पर खबर यह आई थी कि कैबिनेट की बैठक के बाद अब इनके लिए मर्चेंट बैंकर्स की नियुक्ति की जा रही। इस खबर के बाद स्टॉक 2.5% फिसला। ओएनजीसी में भी 0.3% की कमजोरी नजर आई। और आइए अब देखते हैं कि बाजार पर जानकारों की क्या राय है। जिस तरह से ऑलमोस्ट 9,000 से जो 500 पॉइंट की जो गिरावट आई है, आई थिंक कल का रिजल्ट जो पॉलिटिकल बेसिस पे आया था उस बेसिस पे मुझे लगता है बजट इस बार शायद और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। एक जैसे फीलिंग आ रही है कि पॉपुलिस्ट हो सकता है लेकिन आई थिंक ये ज्यादा रिफॉर्म ओरिएंटेड बजट हो सकता है। तो आई वुड थिंक कि बजट के आसपास निफ्टी कुड हेड टू 9,000, 9,200, ईयर एंड तक सस्टेनेबली 9,500 प्लस के आसपास निफ्टी जा सकता है। और आगे बताएंगे देश में कारोबार करना आसान बनाने के लिए क्या कर रही है मोदी सरकार।
ब्रेक के बाद बताएंगे दिल्ली चुनाव पर क्या है ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट। भारत में बिजनेस करना आसान हो, इसके लिए मोदी सरकार पूरे एक्शन में है। इस बारे में कैबिनेट सेक्रेटरी ने बैठक बुलाकर जमीनी हालात का जायजा लिया। इस बैठक में वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और DIPP के अधिकार शामिल हुए। हम आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भारत बिजनेस करने के मामले में दुनिया के सबसे मुश्किल देशों में से और 189 देशों में से उसकी रैंकिंग 142 है। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ है अब हमारी सहयोगी हर्षिता सावंत। हर्षिता, कैबिनेट सेक्रेटरी ने जो बैठक बुलाई थी उससे क्या निकल कर आया? जी हाँ, मोदी सरकार का सत्ता में आने के बाद से ही नारा रहा है कि वो जल्द से जल्द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस करे और बजट से पहले अब हम देख रहे हैं सरकार हरकत में आती हुई दिखाई दे रही है। 3 डिपार्टमेंट्स के वरिष्ठ अधिकारियों, कैबिनेट सेक्रेटरीज की बैठक हुई है जिसमें DIPP के अधिकारी, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अधिकारी और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी शामिल थे और फोकस इसी बात पर था कि कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अमल में लाया जाए और खास तौर से हाल फिलहाल ही जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 189 देशों में से भारत की जो रैंकिंग थी वो 142nd थी। इसको लेकर सरकार बेहद चिंतित थी और इस मीटिंग में फोकस यही था कि इस 142nd रैंक को अब आप टॉप 50 में कैसे लाए। इसके लिए सरकार को काफी ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, काफी चेंजेस लाने पड़ेंगे। 10 मेजर इश्यूज पर इस बैठक में चर्चा हुई है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट शामिल था, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, पावर कनेक्शंस जैसे मुद्दे, टैक्सेशन और खास तौर से इंसॉल्वेंसी को कैसे आसान किया जाए, ऐसे मुद्दों पर बात की गई है। खास तौर से एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में सरकार का ये कहना है कि केंद्र का इसमें रोल बहुत कम होगा या फिर सरकार का बहुत कम रोल होगा। कोर्ट्स में ये मामले जरूर जाएंगे और कोर्ट्स का पार्टिसिपेशन काफी एक्टिव होगा और उनसे सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा है कि डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसेस है उसको कम से कम की जाए। खास तौर से आपके जो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स हैं वहां पर ये मामला फंसता है। इस समय याद रखिएगा कि इंपोर्टर्स को लगभग 10 डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं एक लाइसेंस लेने के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए वो 7 डॉक्यूमेंट्स होते हैं और अब इस बैठक में फैसला लिया गया है कि 31 जनवरी से लागू होने वाले जो भी लाइसेंसेस हैं उसमें सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे कुछ बदलाव हम आगे और भी आने की उम्मीद जरूर कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने बेहद एम्फैटिकली इस मामले पर विचार किया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काफी फोकस रहा है सरकार का और उसको हम अमल में आता देख रहे हैं। जी शुक्रिया। प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया पर बुलिश जरूर है लेकिन रिटेल दिग्गज IKEA मेक मोर इंडिया का मंत्र जप रही है। कंपनी भारत में अपनी सोर्सिंग और सप्लायर बेस बढ़ाना चाहती है और इसी सिलसिले में आज IKEA इंडिया के CEO ने DIPP सचिव अमिताभ कांत से मुलाकात भी की। इस बैठक में IKEA इंडिया ने अपने विस्तार प्लान और नई योजनाओं के बारे में अपडेट दिया। बता दें कि फिलहाल IKEA बड़े पैमाने पर टेक्सटाइल की सोर्सिंग कर रही है लेकिन आगे चलकर कंपनी वुड, मेटल और प्लास्टिक जैसी कैटेगरी में भी सोर्सिंग करेगी। Making India, make more in India. We are making much more. We have shared our plans to make more, and we are now in contacts to increase our supplier base. And we have great plans to develop all our production. और अब बात करते हैं दिल्ली चुनाव नतीजों पर आई ब्रोकरेज रिपोर्ट की। दिल्ली चुनाव पर ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट्स दी है। ब्रोकरेज रिपोर्ट में दिल्ली चुनाव पर क्या कहा गया है बताने के लिए हमारे साथ है वरुण दुबे। वरुण, देखिए, दिग्गज ब्रोकिंग फर्म मैक्वेरी का यहाँ कहना है कि दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी की जो हार हुई है दरअसल वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक वेकअप कॉल है और अब इन्हें समझ जाना चाहिए। लेकिन आगे जो फोकस होगा वो यूनियन बजट पे होगा। इनका कहना है कि इस बार का जो बजट है वो एक ग्रोथ स्टिमुलेटिंग बजट होगा और सरकार इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे सबसे ज्यादा यहाँ फोकस कर सकती है। और इसके लिए इनका कहना है कि किसी भी गिरावट में आपको खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि आगे ये काफी सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देख रही है और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ाती है सरकार यहाँ तो इंडस्ट्रियल स्टॉक्स को यहाँ सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसके लिए L&T, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, IRB इंफ्रा, JSW एनर्जी ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिनमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। वहीं नमूरा का कहना है कि
आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जो मैंडेट मिला है वो करप्शन के अगेंस्ट और क्लीन गवर्नेंस के चलते मिला है। और इनका दरअसल कहना है कि नेशनल लेवल पे अगर आप देखें तो इन दोनों ही मुद्दों पे मोदी सरकार पे लोगों का भरोसा अब भी कायम है। साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि आम आदमी पार्टी ने इस इलेक्शन में काफी सारे पॉपुलिस्ट मेजर्स का अनाउंसमेंट किया था, तो देखना होगा कि आने वाले बजट में बीजेपी भी क्या इस तरह के पॉपुलिस्ट मेजर्स का अनाउंसमेंट करती है या फिर अपने फिस्कल डिसिप्लिन या फिर जो ग्रोथ का एजेंडा है उसी को साथ में लेके चलती है। और नमूना का दरअसल मानना है कि बीजेपी सरकार इस बार के बजट में अपने जो ग्रोथ का एजेंडा है उसी पर ज्यादा फोकस करेगी। जहां तक रिफॉर्म्स की बात है तो नमूना का कहना है कि जो नेशनल लेवल रिफॉर्म्स है जैसे कि एफडीआई इंश्योरेंस, कोल ऑक्शन, इन रिफॉर्म्स पे इस इलेक्शन का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन रिफॉर्म्स को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह की मंजूरी चाहिए होती है उन रिफॉर्म्स पे इसका कुछ असर पड़ते हुए आपको जरूर दिख सकता है। इसके अलावा सीएलएसए का यहाँ कहना है कि आम आदमी पार्टी की जीत दरअसल जमीनी हकीकत को बयां करती है। हालांकि आगे जो फोकस होगा वो पूरी तरह से बाजार का यूनियन बजट पे होगा। इनका भी यही कहना है कि इस बार के यूनियन बजट में सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर स्पेंडिंग बढ़ा सकती है और दरअसल अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो वो बाजार के लिए एक नेगेटिव हो सकता है। और दरअसल ये टाटा मोटर्स को अपनी हाई कन्विक्शन बाय लिस्ट में शामिल कर रहे हैं। इनका कहना है कि आने वाले जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट होगा वो है बिहार का इलेक्शन जो कि नवंबर में होना है, लेकिन उसके पहले अगर आप देखें तो बाजार की जो पूरी दिशा है वो दरअसल होने वाले यूनियन बजट ही तय करेंगे। राइट, धन्यवाद। डीएलएफ को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर जोर का झटका लगाया। कोर्ट ने डीएलएफ की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने सीसीआई को कंपनी के खिलाफ कोई और ऑर्डर पास करने की रोकने की अपील की थी। दरअसल पिछले 2 दिनों में सीसीआई ने कंपनी के खिलाफ 2 ऑर्डर पास किए हैं। सीसीआई ने डीएलएफ को उसके गुड़गांव प्रोजेक्ट में अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने का दोषी पाया है। उधर डीएलएफ की दलील है कि 630 करोड़ की पेनाल्टी का मामला पहले ही कोर्ट में चल रहा है, इसलिए सीसीआई को कंपनी के खिलाफ और कोई ऑर्डर पास नहीं करना चाहिए। और चुनाव जीतने के अगले दिन क्या रहा केजरीवाल का एक्शन प्लान, बताएंगे आज। साथ ही सोशल मीडिया पर भी आपने कैसे चटाई बीजेपी को धूल, ये भी देखिए इस ब्रेक के बाद। और अब बात दिल्ली में राजनीतिक हलचल की। दिल्ली का दिल जीतने के बाद पहले ही दिन से अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों की सेवा में लग गए हैं। केजरीवाल आज पहले शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से मिले और उसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने गए। ये दोनों ही मंत्रालय दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। जहां वेंकैया नायडू से केजरीवाल ने अवैध कॉलोनियों को नियमित करने से मदद मांगी, वहीं राजनाथ से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। इसके बाद केजरीवाल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से सौजन्य भेंट की। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र पर भी केजरीवाल ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। केजरीवाल शाम को दिल्ली के मुख्य सचिव से मिले और पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को लागू करने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने को कहा। अरविंद केजरीवाल कल सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी पर आयकर विभाग ने नजरें टेढ़ी कर ली हैं। आयकर विभाग ने 2 करोड़ रुपए के चंदे के मामले में 9 फरवरी को आम आदमी पार्टी को नोटिस दिया है। पार्टी को नोटिस का जवाब 16 फरवरी से पहले देना होगा। नोटिस मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो जांच में सहयोग के लिए तैयार है और अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो वो सजा भुगतने के लिए भी तैयार है। चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, जिस पर अवाम नाम के एक एनजीओ ने आरोप लगाया था कि चंदा 4 फर्जी कंपनियों से लिया गया है। अवाम का आरोप था कि चंदा देने वाली सभी कंपनियां बोगस हैं और आपने हवाला के जरिए 2 करोड़ रुपए लिए थे। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में निर्णायक जनादेश हासिल कर लिया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में अपने कमजोर प्रदर्शन से सीख लेते हुए पार्टी ने न सिर्फ निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों तक पहुंच बनाई बल्कि राजधानी के व्यापारी समुदाय को भी अपनी तरफ खींचा। लेकिन अब केजरीवाल के सामने अपने चुनावी वादों को पूरा करने की कितनी बड़ी चुनौती है, बता रहे हैं मालविका जैन। दमकते चेहरों के साथ आम आदमी पार्टी के समर्थकों का यह जश्न एक इतिहास बनाने की खुशी है। सभी चुनावी अनुमानों को धूल चटाते हुए पार्टी ने अभूतपूर्व जीत हासिल की है। यहां तक कि बीजेपी के लिए एक सुरक्षित सीट मानी जाने वाली कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र से भी पार्टी की मुख्यमंत्री पद की दावेदार किरण बेदी को हार का मुंह देखना पड़ा। जानकारों के मुताबिक इस क्षेत्र से आप की जीत
इस बात का सबूत है कि पार्टी ने बिजनेस कम्युनिटी का भी दिल जीता है। आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि वो टैक्स नीतियों में बदलाव लाएगी, वैल्यू एडेड टैक्स की दरें कम करेगी और 30 पेज के वेट फॉर्म को 1 पेज का करेगी। पार्टी ने ये भी वादा किया है कि वो वेट डिपार्टमेंट की वसूली और छापेमारी पर रोक लगाएगी। हमें पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाई करना है, टैक्स स्ट्रक्चर्स को सिंप्लीफाई करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, पॉलिसीज को सिंप्लीफाई करना है और प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करना है। केजरीवाल ने ये वादा भी किया है कि दिल्ली में बिजनेस करना आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लाया जाएगा और सभी ट्रांजैक्शंस को ऑनलाइन किया जाएगा ताकि व्यापारियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। आपके वादों में लचीली और साफ सुथरी श्रम नीति लाने और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी देना भी शामिल है। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए आपके घोषणा पत्र में इंक्यूबेशन सेंटर बनाने और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान भी किया गया है। हालांकि पार्टी ने साफ किया है कि वो मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई को मंजूरी नहीं देगी, लेकिन सबसे बड़ा वादा है दिल्ली में 24 घंटे बिजली की सस्ती सप्लाई। बिजली के दाम फिर से आधे करेंगे। जब तक बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं हो जाता, ऑडिट को हम तुरंत कराएंगे, तब तक बिजली में सब्सिडी देके बिजली के दाम आधे किए जाएंगे और ऑडिट होने के बाद जो ऑडिट के नतीजे आएंगे उसके हिसाब से बिजली के दाम फिक्स किए जाएंगे। I think what has impacted the Delhi elections is the last 7-8 months nothing changed in Delhi when it was under the Lieutenant Governor's rule, and that may have upset the people. And you know, he's promising cheaper power, access to water. Now we'll have to see how the AAP government is able to deliver those promises. Clearly, we're going to see some populism from this, Arvind Kejriwal AAP government in terms of trying to provide cheaper electricity and cheaper water. And the problem with that is that if that is becoming an electoral model that other states follow, then how does BJP counter it? Does it have to be more populist? And so I think that you can paint a somewhat negative picture which could have broader implications. I'm not ready to paint that picture yet. टीम केजरीवाल के लिए बड़े वादों में पानी की सप्लाई को कानूनी अधिकार बनाना, पूरे शहर में फ्री वाईफाई देना और महिला सुरक्षा के लिए 10 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाना शामिल है। अब इस बात पर नजर रहेगी कि अरविंद केजरीवाल की नई सरकार इन वादों को पूरा करने के लिए फंड कैसे जुटाएगी। मालविका जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को धूल चटा दी, लेकिन पार्टी के लिए बुरी खबर यह भी है कि सोशल मीडिया पर भी आपने उसे पछाड़ दिया। दिल्ली चुनाव के करीब आते आते सोशल मीडिया की डार्लिंग माने जाने वाले बीजेपी की आलोचनाएं ज्यादा होने लगी, जबकि आपकी तारीफ करने वालों की तादाद बढ़ गई। सोशल मीडिया पर पैरेलल में चल रही इस लड़ाई की डिटेल दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक तलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, ये दोनों ही राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया के दांव पेच अच्छे से समझती आई हैं। फेसबुक, ट्विटर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, इसमें दोनों ही पार्टियां माहिर हैं। लोकसभा चुनावों में सोशल मीडिया पर भावनाओं का बहाव अगर बीजेपी की तरफ था, तो दिल्ली की विधानसभा चुनावों के नतीजे और सोशल मीडिया पर चली हलचल कुछ अलग। ज्यादातर लोग इस बारे में चर्चा करते हैं कि सोशल मीडिया पर इतने ट्वीट हुए, पर हमने सीएनबीसी आवाज पर पिछले 1 महीने में लोगों के सेंटिमेंट्स को मापने की कोशिश की। पार्टी के हिसाब से अगर देखें तो पिछले 1 महीने से आम आदमी पार्टी के बारे में 21.5 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्वीट किए हैं, जिनमें 70% ट्वीट पॉजिटिव रिएक्शंस वाले थे। इनफैक्ट नतीजे के दिन तो लगभग 87% लोग ट्विटर पर आम आदमी पार्टी की तारीफ कर रहे थे। बीजेपी, जो काफी सोशल मीडिया सेवी पार्टी मानी जाती है, पर सोशल मीडिया पर बीजेपी के भाग्य ने भी पलटी मारी है। आज से 1 महीने पहले बीजेपी को लेकर होने वाले 56% ट्वीट्स पॉजिटिव हुआ करते थे, पर पिछले 1 हफ्ते में यानी दिल्ली विधानसभा के चुनावों के प्रचार के आखिरी चरण तक आते आते ट्विटर पर बीजेपी के बारे में 64% लोग बुराई कर रहे थे, जिसका खामियाजा शायद वोटिंग के दिन पार्टी को भी भुगतना पड़ा। ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल 2 बड़ी हस्तियां हैं। पर्सनैलिटी वाइज अगर देखें तो आज से महीने भर पहले अरविंद केजरीवाल के बारे में ट्विटर पर 61% लोग पॉजिटिव बातें कर रहे थे, पर आज की तारीख में ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल के बारे में होने वाली 84% बातें पॉजिटिव हैं।
वहीं दिल्ली चुनाव की हार का असर शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर नहीं पड़ा है। ट्विटर पर अगर एक महीने पहले पीएम मोदी के बारे में 71% लोग अच्छी बातें कर रहे थे, तो आज भी ट्विटर पर 71% लोगों का प्रधानमंत्री मोदी के लिए फीडबैक पॉजिटिव ही है। सोशल मीडिया अगर आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाने का मादा रखता है, तो वही सोशल मीडिया आपको दोबारा जमीन पर भी गिरा सकता है, क्योंकि यहाँ पर लोग खुले दिल से दिल की बात करते हैं। ऐसे में जिन लोगों ने शायद आपकी कभी तारीफ की हो, शायद वही लोग आगे चलकर आपकी बुराई भी करें। तो ऐसे में उन लोगों के लिए जागने का वक्त आ गया है जो अब तक सोशल मीडिया पर किए गए भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की बदौलत अब तक चैन की नींद से बैठे थे, चैन की सांस ले रहे थे कि भैया सोशल मीडिया पर तो हमारा दबदबा है। तो हुजूर जाग जाइए, थोड़ा काम कर लीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अभिषेक तेलंग, मुंबई। और दिल्ली में भारी जीत के साथ आम आदमी पार्टी की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। कैसे निपटेंगे इन चुनौतियों से, देखिए हमारा खास कार्यक्रम आज शाम 10 बजे। और नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ क्या लगाई है गुहार। साथ ही ब्रेक के बाद बताएंगे कि नीतीश कुमार को कैसे लगा करंट। अब बिहार में सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। 2 दिन से दिल्ली में डेरा डाले बैठे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने 130 समर्थक विधायकों के साथ राष्ट्रपति से मिलने गए। नीतीश ने राष्ट्रपति से मांग की कि राज्य में सरकार को लेकर जल्द फैसला हो, जिससे हॉर्स ट्रेडिंग न हो। हम लोगों का प्रेयर यही था कि इस मामले में बिहार में सरकार गठन के मार्ग को प्रशस्त करने में विलंब नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने यह भी कहा कि वर्तमान जो वहां की सरकार है उसको अवसर देना चाहते हैं सदन में अपना बहुमत साबित करने का, वो अवसर दें, लेकिन यह न्यूनतम समय मिलना चाहिए, कम से कम समय मिलना चाहिए। और चलिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से आवाज संवाददाता प्रभाकर। तो प्रभाकर, बिहार की राजनीतिक उठापटक अब दिल्ली में भी साफ दिख रही है, किस तरह से देखा जाए इस पूरे पॉलिटिकल हलचल को? ये बिहार का जो राजनीतिक ड्रामा है जो अभी तक केवल पटना में खेला जा रहा था, उसका पार्ट 2 जो है वो दिल्ली में चल रहा है। और आज हमने देखा कि नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जैसे नेता और साथ में उनके 130 विधायक, उन्होंने राष्ट्रपति भवन के सामने परेड की। एक तरह से वो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ शो ऑफ स्ट्रेंथ था, जो कि जो पटल पे जो वो अपना स्ट्रेंथ प्रूव करेंगे, उसके पहले वो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ शो ऑफ स्ट्रेंथ था। बिकॉज उनके ऊपर लगातार ये आरोप लगता आ रहा है, खासकर मांझी कैंप के लोगों के द्वारा, कि नीतीश कुमार 130 का दावा तो कर रहे हैं पर उनके पास 130 है नहीं। यही कारण है कि उन्होंने 130 विधायकों को पटना से दिल्ली ले गए, उसके बाद वहां उनकी परेड कराई ताकि लोग गिन सकें कि वो जो दावा कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं दम है। तो एक और जहां वो थोड़ी सी जंग जीतते हुए नजर आ रहे हैं, राष्ट्रपति से आज उनकी मुलाकात हुई है, जैसा उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति काफी पॉजिटिव थे उस मुद्दे पे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो शक्ति परीक्षण पटल पे होना चाहिए, नहीं तो हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलेगा। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार कैंप को आज झटका भी लगा है, बड़ा झटका लगा है जब पटना हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार के विधायक दल के, जेडीयू विधायक दल के नेता चुने जाने पे रोक लगा दी है। जी शुक्रिया। और नैस्कॉम ने घटाया आईटी सेक्टर का गाइडेंस। आईटी दिग्गजों के लिए ये चिंता है या चुनौती, देखेंगे आगे। और लिस्ट होगी सुपर चेन्नई किंग। पूरी खबर देखिए इस ब्रेक के बाद। आईपीएल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर दिखने लगा है। इंडिया सीमेंट चेन्नई सुपर किंग्स की हिस्सेदारी नई सब्सिडियरी कंपनी में ट्रांसफर करेगी। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और इंडिया सीमेंट के मालिक एन श्रीनिवासन ने अपनी आईपीएल कंपनी चेन्नई सुपर किंग्स को रीऑर्गेनाइज करने का फैसला किया है। इंडिया सीमेंट्स के बोर्ड ने आईपीएल सीएसके को लिस्ट कराने का फैसला किया है। लिस्टिंग के बाद इंडिया सीमेंट्स के शेयर होल्डर्स को चेन्नई सुपर किंग के शेयर प्रोरेटा बेस पर मिलेंगे, यानी जिसके पास जितने शेयर हैं उसके अनुपात में चेन्नई सुपर किंग के शेयर भी मिल जाएंगे। हालांकि यह अनुपात अभी तय नहीं है। हम
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एन श्रीनिवासन को बीसीसीआई के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट का कहना था कि वो या तो बीसीसीआई अध्यक्ष रह सकते हैं या आईपीएल टीम के मालिक। MindDirect.com के अविनाश गोरखकर की माने तो ये काफी पॉजिटिव खबर है। चेन्नई सुपर किंग के वैल्यू अनलॉकिंग से बाजार खुश होगा, साथ ही इंडिया सीमेंट्स के शेयरधारकों को भी इसका फायदा मिलेगा। काफी पॉजिटिव न्यूज है। इनफैक्ट चेन्नई सुपर किंग्स ऑलरेडी एक प्रीमियम क्रिकेट टीम मानी जाती है और मेरे ख्याल से काफी टाइम तक मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कोई ना कोई प्रकार से वैल्यू अनलॉकिंग आएगी। आई थिंक ऑलरेडी एक स्टेप जो कंपनी ने किया है वो ये है कि कंपनी ने अपनी सीएसके सुपर किंग्स का जो टीम है उसको एक सब्सिडरी में ट्रांसफर किया है, तो ये पहला प्रोसेस होगा। लेकिन अनलॉकिंग की बात करें तो करीबन 3-3.5 हजार करोड़ की वैल्यूएशन मोटा मोटी आई थिंक ये सीएसके की क्रिकेट टीम अभी वैल्यू की जा रही है। ऑब्वियसली मार्केट्स में एक बार ये स्टॉक लिस्ट होगा, इसमें मार्केट की वैल्यू अपसाइड और आएगी, तो इसमें और चांसेस है कि जो एग्जिस्टिंग निवेशक है इंडिया सीमेंट्स में उनको डेफिनेटली बैठे बैठे अच्छी अपसाइड मिलेगी। हालांकि सीमेंट बिजनेस भी रिकवरी मोड में है, लेकिन ये जो इवेंट हो रहा है मेरे ख्याल से अनलॉकिंग के लिए पोटेंशियल रहेगा। आईटी कंपनियों के लिए आगे आने वाले दिन अच्छे नहीं रह सकते हैं। नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज यानी नैसकॉम का अनुमान यही कहता है। नैसकॉम ने FY16 में भारतीय आईटी एक्सपोर्ट के लिए 12 से 14% का लक्ष्य रखा है, जो पिछले सालों के मुकाबले की ग्रोथ से काफी कम है। वहीं दूसरी ओर आईटी कंपनियां उम्मीद जता रही है कि उनकी ग्रोथ नैसकॉम के अनुमान से बेहतर रहेगी। आईटी दिग्गज TCS और टेक महिंद्रा को भरोसा है कि कंपनी नैसकॉम गाइडेंस से बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब होगी। Well spread out. US especially is doing well, and most of the deals in Europe are deals where you drive efficiency, whereas in the US it's a mixed bag, both efficiency as well as digital, and consumer facing businesses like retail, insurance, etc. are spending money on digital, especially omni-channel kind of initiatives. So I think the deal pipeline is quite robust. So I really think that the industry will do well in the next fiscal year. Good news is that Tech Mahindra does not give guidance. So I can only say is that NASSCOM guidance is an average of the Indian industry, and our focus and endeavor would be to try and beat that guidance. नैसकॉम की समिट में दूसरी इंडस्ट्री के दिग्गजों ने भी हिस्सा लिया। हमारी सहयोगी कृतिका और प्रेरणा ने जानने की कोशिश की कि एविएशन, रियल एस्टेट और आईटी जैसे तमाम सेक्टर्स में फिलहाल सेंटिमेंट कैसा है। India has been a very important market in the Lufthansa network over the last almost 60 years. So it's number 3 or 4 in our long-haul markets. We have a strong presence not only with Lufthansa, with double daily flights to Germany from Mumbai and Delhi, with daily flights from Bangalore and Chennai, but also our group companies, Austrian Airlines and Swiss, operate into the market. And we have a loyal customer base here in India, not only flying on Lufthansa to Europe, but also to the United States. Demand for the grade A spaces have increased because over the time companies, and more importantly again I say captives and the larger multinationals, have understood the difference between grade A and the grade B spaces. There is a preference for better locations, more safety, the women's safety, the mass transport. So the locations and the products which are answering our overall ecosystem as a solution are being preferred options. So there is definitely a demand increase for good products and good locations. Clearly we are enjoying building Mindtree. We think it can be a very effective player being a multi-segment specialist. We are creating value for our stakeholders, so clearly the question of sort of giving up Mindtree does not arise at all. Clearly at this point in time we don't require capital because the business is on very strong footing. We continuously generate good free cash flows. We have good access to resources. So to that extent we don't need a capital. What we would certainly do is something which as a strategy helps us in terms of becoming competitive, which means just doing something just for size alone we would clearly rule out. But if there's something which brings us strong capability in the package application space, something which makes us much stronger in the digital space, we would look at that on merit. Maybe that company may be 100 million, 150 million, 200 million, I have no idea.
But clearly those are the sort of things which is really driven by strategy, where we become more stronger, we become more competitive, we can serve our customers better. That's what we look at. India is very, very important for us. We came to India about 10 years ago, and we've stayed here for talent. So retail's going through massive transformation. Retail's been disrupted by the digital revolution, which is the theme of this conference. And companies like Target are transforming as well to enable, the future, which is digitally driven. And that is core to our future, and that's what our focus in India as well is. CIA और यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल में यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेकब जेलियू ने भारत अमेरिका के रिश्तों को बेहद अहम बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लिए रोजगार मुहैया कराना और निवेश को बढ़ावा देना जरूरी है। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद जैसी समस्याओं में भी दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। Specifically, I hope we can work together to deepen capital markets, to unlock domestic resources, and welcome foreign investment into India, to strengthen financial regulatory reform, improve our coordination of tax issues, and combat money laundering, and to jointly fight terrorist financing. सीआईए और यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की बैठक में महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा कि अमेरिकी एक बार फिर से पूरे विश्व का ग्रोथ इंजन अमेरिका बन गया है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा यात्रा के 2 हफ्ते बाद यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी की इस यात्रा को दोनों ही देशों के लिए महत्वपूर्ण बताया। I think your presence in our midst just 2 weeks after President Obama raised the bar on U.S.-India cooperation, I think that's a strong substantiation of the earnestness with which I believe the U.S. administration views these rejuvenated bilateral prospects between our two countries. As I said earlier, you remain the torchbearer of growth in the developed world, and I dare say we have aspirations to being the torchbearer in the developing world. और आगे बताएंगे कैसे मुंबई में प्रॉपर्टी होगी महंगी। और साथ ही ब्रेक के बाद देखिए कितनी फायदेमंद है स्पाइस जेट की नई स्कीम। मुंबई में जल्दी एफएसआई बढ़ सकती है, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो सरकार का यह फैसला मुंबई में रियल एस्टेट की आसमान छूती कीमतों में और आग लगाने का काम कर सकता है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई की सूरत बदलने का बीड़ा उठा चुके हैं। इसी के तहत अब राज्य सरकार मुंबई में एफएसआई बढ़ाने की तैयारी कर रही है। एफएसआई यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जो ये तय करता है कि किसी प्लॉट पर कितनी ऊंची बिल्डिंग बनाई जा सकती है। इन पास्ट we have tried to manage urbanization on the basis of FSI, but we could not. So that initiative has failed. So now what we have decided, we will analyze the urban challenges, and while dealing with the urban challenges, we will use several instruments, out of which one instrument would be FSI, and if needed, FSI can be increased. लेकिन एफएसआई में बढ़ोतरी पूरी मुंबई में एक साथ लागू करना आसान नहीं होगा और एफएसआई बढ़ाते वक्त क्लस्टर रीडेवलपमेंट के नए नियमों का ध्यान भी रखना होगा। जानकारों का मानना है कि एफएसआई बढ़ाते वक्त मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखना होगा। इसके अलावा अब राज्य सरकार प्रीमियम एफएसआई या टीडीआर यानी ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स का भाव भी बढ़ाने जा रही है। मौजूदा वक्त में सरकार टीडीआर को 2008 के रेडी रेकनर भाव से 30% प्रीमियम पर बेचती है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अब राज्य सरकार न सिर्फ प्रीमियम को बढ़ाकर 50% करने की तैयारी में है, बल्कि इसका भाव भी अब 2015 के रेडी रेकनर से तय होगा, जो 2008 के मुकाबले 40% महंगा है। I think there will be 1 or 2 caveats to that, because the first caveat will be is there are a lot of the private people have excess TDR that they control. Suddenly they are the ones who are going to have a windfall gain, because they will sell it slightly below the government but a lot above what they were selling it. So there's going to be a big chunk which first the private guys are going to make, not necessarily the government is going to make it. Second is really on the real estate pricing, it will go up. जाहिर है महंगे टीडीआर के साथ बनने वाली प्रॉपर्टी भी महंगी होगी। सरकार भले ही ये सब अपनी तिजोरी को ध्यान में रखकर कर रही हो, लेकिन इससे घर खरीदार और बिल्डर दोनों ही खुश नहीं होंगे। अलेक्जेंडर मैथ्यू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। और
और बजट एयरलाइन स्पाइसजेट एक बार फिर सस्ते हवाई टिकट का ऑफर लेकर आई है। इस बार कंपनी ने लॉन्च की है चीपर देन ट्रेन फेयर्स सेल, यानी ट्रेन के किरायों से भी कम किराए में हवाई सफर। इस ऑफर के तहत घरेलू उड़ानों के लिए न्यूनतम किराया 599 रुपए रखा गया है, जबकि इंटरनेशनल उड़ानों के लिए किराया 3500 रुपए से भी कम रखा गया है। इन किरायों में और कई एक्स्ट्रा खर्च नहीं लगेगा। स्पाइसजेट ने 4 लाख सीटों को रियायती दर पर बेचने का ऑफर रखा है, जिसमें 599 रुपए की 1 लाख सीटें होंगी। हालांकि ये रियायती टिकट आज से लेकर 13 तारीख तक बुक कराने होंगे और इन पर सफर 1 जुलाई से लेकर 24 अक्टूबर तक किया जा सकेगा। लग्जरी कार सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए मर्सिडीज ने नई सी क्लास का डीजल वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। मर्सिडीज ने 2 वेरिएंट C220 CDI स्टाइल और C220 CDI एडवांस्ड ग्रेड बाजार में उतारा है। इसकी कीमत करीब 40 लाख से 43 लाख रुपए के बीच रखी गई है। पेट्रोल सी क्लास और डीजल सी क्लास के लुक और स्टाइल में कोई खास अंतर नहीं है। हाँ, इंजन जरूर अलग है। सी क्लास के डीजल वेरिएंट में 2.2 लीटर का इंजन है जो 170 bhp की पावर देता है। यही इंजन मर्सिडीज की ई क्लास में भी होता है। सी क्लास के डीजल वेरिएंट में टेलीमैटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस फीचर के सहारे आप इंफोटेनमेंट टच कंट्रोल को अपनी उंगलियों से कमांड दे सकते हैं। सी क्लास का डीजल वेरिएंट के बाद मर्सिडीज अब ऑडी और BMW जैसी दूसरी लग्जरी कार ब्रांड्स को बेहतर टक्कर दे पाएगी। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।